सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर में लाइट चैप्टर को, ठीक है, यानी काइंड ऑफ जिसको हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे कि वॉइस में कोई इशू तो नहीं है कल की तरह। सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर में लाइट ओके क्लियर है। तो शुरू करते हैं फिर लाइट चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक दिस साउंड वेव जो हमने कल देखा था। साउंड भी हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था, उस तरह लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट जो होता है ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ये हमने कल पढ़ लिया था। ट्रांसफर वेव क्या होती हैं? ट्रांसफर वेव वो वेव होती हैं जिनमें कि उनके जो मीडियम का पार्टिकल है दैट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये है तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यानी कि परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। लेकिन साउंड वेव में क्या था? साउंड वेव में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह का यहाँ पर वाइब्रेशन था, यानी कि परपेंडिकुलर ना होके आगे पीछे जो मीडियम के पार्टिकल थे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ जो वेव है उसी में ही वाइब्रेट कर रहे हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल नेचर की थी। साउंड वेव जो थी वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती थी, निर्वात में वो नहीं चल सकती थी। लेकिन जो लाइट वेव है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइट वेव को पोलराइज किया जा सकता है। इसका ध्रुवीकरण जो है वो किया जा सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट है ट्रांसवर्स वाला, वैक्यूम वाला, पोलराइज वाला, ये सब तो हम कल भी देख चुके थे। तो यहाँ पे फिर नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट है ये कि इट हैज़ डुअल नेचर। इसको डुअलिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। यानी जो लाइट होती है वो दो नेचर की होती है। वो एक तो वो उसमें पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर का होता है। पहले कुछ थ्योरीज थी जो ये बताती थी कि जो लाइट है वो सिर्फ वेव की तरह बिहेव करती है। देन कुछ थ्योरी एक सेकेंड, सॉरी चलो। तो कुछ थ्योरीज थी जो ये बोलती थी कि भाई जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और कुछ थ्योरीज आई जिसने कि ये बोला कि हमारी जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करती है, ठीक है। आपने क्लास आई थिंक 11th या 12th में आपने से कितने लोगों ने पढ़ा है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? डरो नहीं, हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे, बस आपको बता रहा हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसने लाइट के वेव नेचर को ही दिखाया था। वहीं आपने सुना होगा एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने लोगों ने सुना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये सबसे पहले तो 1887 में 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसको दिखाया, ठीक है। रुडोल्फ हर्ट्ज ने 1887 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस पे फर्दर प्लैंक की एक जो क्वांटम थ्योरी थी उस पे उसको यूज करते हुए काम किया था आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1905 के टाइम पे ये बताया था कि किस तरह से आप जब किसी एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं एक सरफेस पे, ठीक है, एक मेटल सरफेस पे, तो वो लाइट जो है क्या करवाती है, वो जो फोटॉन्स होते हैं फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इजेक्ट करवाती है उस पर्टिकुलर सरफेस से। वो निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ज़रूरी नहीं कि निकले ही, ये फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब उस लाइट की इंसिडेंट जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ के बारे में कल पढ़ा था, तरंग दैर्ध्य, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है, तो तभी ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर उससे कम है तो नहीं निकलेंगे। अगर उसके बराबर है, जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए वेवलेंथ का इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर उतना है, इसमें जस्ट उतना ही है, तो ये क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ पर मेटल की जो सरफेस है उसमें निकल के एक तरह से बैठ जाएंगे। इनमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और अगर
उससे ज़्यादा होगा, यानी जितना निकलने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है या फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, अगर उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा आपने सप्लाई किया तो ऑब्वियस ये बात है कि निकलेगा भी और कुछ वेलोसिटी भी अटेन करेगा। अब कितनी वेलोसिटी अटेन करेगा, अगेन डिपेंडिंग कि भाई इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने डाली है। तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, या तो सारी चीज़ें आपको याद करनी है, एक्सपेरिमेंट तो शायद ही आपसे पूछे, ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो आपका जो लाइट है उसके वेव नेचर को दिखाता है, वहीं पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर को दिखाता है। एंड यू शुड नो कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो उनकी फेमस जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है E=mc², आपने सुना होगा, उसके लिए नहीं मिला था उन्हें। तो फिर किसके लिए मिला था? इनको 1921 में 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर व्हाट? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन सबसे पहले इसकी डिस्कवरी 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, थोड़ा बेसिक था ये, क्योंकि मेनली हमें इस लेक्चर में पढ़ना है लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, है ना। आपको जो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं चीज़ें कि कॉनकेव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, तो लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा भी होगा, तो इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, वो E=h/2 होता है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ बिकॉज वो क्लास 11-12 के दिन चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन। तो अब ध्यान से समझेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जल्दी से पहले तो मुझे आप कमेंट में ये बताइए कि साउंड के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था साउंड के रिफ्लेक्शन को इको बोलते हैं, याद है, एको। तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन हिंदी में बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, सिंपल सी बात है, लाइट रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि लाइट आई, पड़ी और चटक गई, ठीक है, मतलब कि उछल के चली गई, अंदर नहीं घुसी, वो चली गई। जैसे कि आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन का अगर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो शादियों में अगर आप लड़कियों को देखें, ठीक है, खासकर जो कौन होती है, जो ब्राइड होती है ना, जो लड़की होती है, अगर जिसकी शादी हो रही होती है तो उसका आप चेहरा देखिए, वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन ही रिफ्लेक्शन नजर आएगा। क्यों? क्योंकि चेहरे पे इतनी ज़्यादा परत चढ़ा दी गई हैं, ठीक है, मेकअप की, कि वो जो है वो लाइट पड़ने के बाद, क्योंकि लाइट भी खूब होती है शादियों में, तो वो लाइट क्या होती है, लाइट पड़ने के बाद जो है रिफ्लेक्शन मारती है। तो रिफ्लेक्शन हर एक उस सरफेस से होगा जो एकदम पॉलिश्ड, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है आपको ये महसूस होता होगा कि यार ये हर शादी में मैं जाता हूँ तो जो लड़की लगती है जिसकी शादी हो रखी होती है वो सेम क्यों लगती है। असली चेहरा जो बाद में समझ में आता है। तो खैर कोई बुरा नहीं मानेगा यहाँ पे, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि भाई रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक। अब हम यहाँ समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। दो होते हैं। पहला नियम तो होता है कि देखो, जैसे वो गाल में जो भी लाइट पड़ी, ठीक है, तो अगर आप उसका एंगल नाप लो कभी, ठीक है, आप जैसे मान लो कभी शादी में अगली बार जाना, ठीक है, तो सबको रोक देना, ठीक है, और एक लाइट जो भी पड़ रही हो चेहरे पे, गाल पे, तो उसका अगर आप एंगल मेजर करोगे, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जहां पर भी लाइट पड़ती है जिस भी सरफेस पे, ठीक है, तो उसके परपेंडिकुलरली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं तो ये हमारी सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलरली जहां पर भी लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मतलब है जो लाइट रे पड़ रही है, ठीक है, जिसको हमने डाला है, तो जहां पर पड़ी उसके परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलर में आपको नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। देन जैसे ही आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अगर दोनों का एंगल मेजर करेंगे तो दोनों एंगल इक्वल आएंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दोनों की जो वैल्यू है वो आपको इक्वल मिलेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। क्लियर है? ये इंसिडेंट रे है जो हमने डाला और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो रिफ्लेक्ट हुई। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर पे। सुताई हो जाएगा सर तबीयत से। तो क्या हुआ, जानोगे तो कॉन्सेप्ट, क्यों, कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। चलो, सर हाइलाइटर कैसे चमकता है? नहीं, वो इतना सारा मेकअप होता है ना कि वो एकदम स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस हो जाती है तो फिर वो खूब चमकता है। हाँ चलो भाई,
तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर दो तरह के होते हैं। कैसे? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन का मतलब है समतल दर्पण, एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा। और स्फेरिकल मिरर भी देखेंगे क्या होता है। तो प्लेन मिरर से आपका पाला पड़ता रहता है, जैसे कि आप डेली अपना जो खूबसूरत सा चेहरा है वो जो आप डेली डेली देखते हैं वो प्लेन मिरर में यूजुअली देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में अब हमें पढ़ना है इमेज का फॉर्मेशन। देखो, मैं पहले आपको प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में या तो चलो डिफरेंस बता ही देते हैं, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर हो गया समतल दर्पण, और स्फेरिकल मिरर क्या है? तो एक स्फीयर है, एक गोला है, एक कांच का गोला है, ठीक है। उससे हमने क्या किया, उस कांच के गोले को ऐसे काट लिया। तो जब हमने काट लिया तो इस हिस्से को मैंने निकाल लिया और बाहर वाली सरफेस को मैंने पॉलिश कर दिया। तो आप मुझे बताओ, पॉलिश जो हो चुकी है सरफेस, अगर जो ये उधर वाली साइड, जैसे कि आप ये जो प्लेन मिरर होता है इसमें आप खुद को देखते हो डेली, तो पॉलिश तो दूसरी वाली साइड होती है ना, क्योंकि अगर हम ये पॉलिश कर देंगे तो आप खुद को देखोगे कहाँ पे? सिंपल सी बात है। तो पॉलिश दूसरी साइड होती है, यानी कि ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, ये जो नॉन पॉलिश्ड सरफेस है आपकी, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ किया, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक होता है कॉनकेव, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं, और एक होता है कॉन्वेक्स, जिसको कि उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। वहीं ये मैंने क्या किया, मैंने ये वाले हिस्से को निकाला और इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है, सिंपल। अब मैं इस वाले हिस्से को निकाल लेता हूं। अब क्योंकि ये स्फीयर से निकले हुए हैं तो इसलिए इनको हम स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने दूसरे वाले साइड को ऐसे निकाल लिया, ठीक है, और मैंने इस वाली साइड को पॉलिश कर दिया। तो अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा? रिफ्लेक्शन यहां से होगा, इस दूसरी वाली साइड से। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशन भी आपसे पूछ ले, मैं आपको बताता हूं, ये हो गया आपका कॉनकेव और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। टेक्निकल सेंस में बता देता हूं, और आपको याद कैसे रहेगा हमेशा के लिए वो भी अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो, टेक्निकली अगर हम देखें तो इसको मैं कॉनकेव मिरर को इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज अ मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व्ड इनवर्ड होती है। ये कर्व्ड अंदर की तरफ घुसी हुई है। कौन सी साइड? जो रिफ्लेक्शन मारेगी, जो रिफ्लेक्शन करेगी, सिंपल सी बात है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग साइड है दैट इज कर्व्ड आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्ट करेगी साइड वो कर्व्ड है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अब अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर ऐसे याद कर लो, ये कॉनकेव है, केव का मतलब गुफा, गुफा में तुम अंदर घुसते हो ना, गुफा में ही तो अंदर घुसते हो। और ये यानी कि जो आपका लाइट है जब उसको हम डालेंगे तो वो अंदर घुसेगी इसमें और यहां पर क्या करेगी? स्ट्राइक करके रिफ्लेक्शन करेगी। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, ये बिकॉज ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व्ड आउटवर्ड होती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि कॉनकेव में केव है यानी गुफा है, और गुफा में आप अंदर घुसते हो, और जब आप अंदर घुसते हो तो अंदर वाली जो साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। क्लियर हो गया कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, क्योंकि दोनों इनको हमने स्फीयर से डिराइव किया है तो इस वजह से आपके ये स्फेरिकल मिरर्स होंगे। क्लियर यहां तक? स्नेल्स लॉ भी पढ़ेंगे ना सर? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ भी। वंशी कृष्णा, गुफा में कुछ कुछ होता है, अभी बहुत कुछ होगा, रुक जाओ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। हाँ जी, तो हम अलग अलग मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ें उससे पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, जैसे कि जो रियल इमेज होती है वो क्या इमेज होती है। तो रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकें। स्क्रीन पे ऑब्टेन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर, मान लो कि कोई मिरर रखा, मैंने प्लेन मिरर रखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैंडल कोई जला दी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, और यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दी, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो उल्टा यहाँ पर स्क्रीन में आके नहीं बनेगी। तो मतलब टेक्निकल टर्म्स में ये होता है कि स्क्रीन पे इमेज का फॉर्मेशन या फिर स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेन नहीं होती। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? वर्चुअल वाली। रियल वाली ऑब्टेन होती है। जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे मिलती है, ऑब्टेन हो जाती है,
लेकिन वर्चुअल इमेज ऑब्टेन नहीं होती है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे, ठीक है, वैसे तो एक कायदे से ये चीज़ें हमें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, स्क्रीन वगैरह, लेकिन स्कूल में कहाँ ही सिखाई जाती हैं, पता नहीं अब सिखाई जाती है कि नहीं। हमारे टाइम में तो नहीं होता था ऐसा कुछ कि स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन, बस बना दो, नंबर मिल गया, खुश, है ना। वैसे स्क्रीन ऐसे ही लगाई जाती है, मतलब मिरर के सामने लगाई जाती है स्क्रीन, ठीक है, और फिर वहाँ पर इमेज बनती है। और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, जो रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी। ध्यान रखना, रियल इमेज कौन सी इमेज होती है, जो बनती है ऑन द साइड ऑफ, ऑन दैट साइड ऑफ मिरर जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे कि अगर ये है, मान लो मेरा मिरर, यहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट इस साइड लेफ्ट साइड, और यहीं अगर इमेज भी बन जाए, यहीं इमेज भी बन जाए, इसको रियल इमेज बोलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसकी उल्टी साइड अगर इमेज बनती है तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, मिरर के केस में, ध्यान रखना। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ये यूनिवर्सल है, मतलब कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। यानी अगर कोई इमेज इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, अगर तुम्हें पता चल गया तो वो रियल तो बनेगी, और अगर कोई इमेज सीधी बन रही है तो वर्चुअल है, आभासी है। ये क्या है, वास्तविक और उल्टी, ये आभासी एवं सीधी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर में किस तरह का ऑब्जेक्ट का किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। तो मान लेते हैं ये मेरा हमारा मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर एकदम समतल दर्पण है। यहां पर मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आप ही हो, ठीक है, खुद को निहार रहे हो किसके अंदर, प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में जब आप खुद को निहारते हो तो ऐसा तो नहीं कि आपको चपक के इमेज मिलती है, आपको उतना ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उतनी ही दूर इमेज आपकी बन रही है जितना कि आप इस शीशे से, इस प्लेन मिरर से दूर खड़े हो। ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, यानी कि रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी ही, इरेक्ट मतलब सीधी, और वो तो हमें देख के ही पता चलता है। जब हम खुद को मिरर में देखते हैं तो उल्टे तो दिखते नहीं, हम सीधे ही दिखते हैं। वो बात अलग है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है, यानी कि चीजें पलट जाती हैं लेटरली। होता है कि नहीं होता, लेफ्ट आपका राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट, तो इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इमेज आपकी इरेक्ट ही है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं है कि सिर ऊपर है तो सिर नीचे हो गया, पैर और नीचे है तो पैर ऊपर हो गया, वो इरेक्ट ही है। लेकिन लेफ्ट का राइट जो होता है उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही इमेज का साइज होता है, आपको पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो इमेज का साइज होता है। आपका ऐसा तो है नहीं कि आपका बड़ा लगने लगता है, सिर, हाथ, पैर, ये सब तो वो उतने ही लगते हैं आपके साइज के। ऐसा तो है नहीं कि आपका सिर बड़ा लग रहा है, पैर बड़ा लग रहा है, ऐसा तो होता नहीं। वो इमेज डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है। आप देखो ऑब्जेक्ट, वो जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई कि जितनी दूर पे आप उससे खड़े हो मिरर से, ऐसा लगता है कि उतनी ही दूर पे आपका इमेज बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और ऐसा लगता है, यानी ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रही है, और वर्चुअल हमेशा डायरेक्ट है, वो तो हमें देख के समझ में भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। आगे बढ़ें, अब आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर पे। तो समझ नहीं आया रियल इमेज, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी। जब अभी हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में तो वहां पर रियल इमेज ही बनेगी, समझ में आ जाएगा। अगर रियल इमेज भी इरेक्ट हो जाए तो समझो तुम खत्म, उस दिन ये समझ लेना कि फिजिक्स का अंत हो गया। ठीक है, हाँ। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर पे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर पे। तो जो हमारी चम्मच होती है, ठीक है, वो एक स्फेरिकल मिरर का बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, चम्मच का आप देख पा रहे हैं अंदर वाला जो साइड है ना, वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और कॉन्वेक्स का जो बाहर वाला, क्योंकि आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्ट, हमने कॉनकेव में क्या पढ़ा था, कॉनकेव गुफा, गुफा मतलब अंदर जाते जाओगे और अंदर वाली जो साइड होगी वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो अंदर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। ठीक है, और अगर इस तरह का हो, यानी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड हो, तो उसको कॉन्वेक्स। तो जो हमारी चम्मच होती है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की तरह बिहेव करती है। समझ में आ गई इतनी बात? अभी आते हैं, एक सेकेंड,
अभी आते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, इसका इमेज फॉर्मेशन अब हम पढ़ने वाले कॉनकेव मिरर का, ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको इसमें। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इमेज 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 फॉर्मेशन शुरू करते हैं। इसमें हमें पहला केस लेते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, कमेंट में अगर दिमाग रहा कि बोरिंग लेक्चर है, ये है वो है, तो फिर जब वहाँ क्वेश्चन आएगा ना तो कर नहीं पाओगे और ज़िंदगी भर बोरिंग ही लगता रहेगा। तो इस वजह से कमेंट में अपना थोड़ा सा ध्यान कम करके यहाँ पे फोकस कर लेना जो अभी मैं करवा रहा हूँ, है ना। क्योंकि कमेंट में देख रहा हूँ सर 3.0 बुक कब आएगा, ये वो सब बता देंगे, रुक जाओ अभी, है ना। और कुछ लोग थोड़े ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ सुधर जाएं, मुझे ब्लॉक ना करना पड़े आपको, है ना। उन लोग के कमेंट्स चलते ही रहते हैं जब देखो। थोड़ा सा आप समझ लेना ध्यान से। ये है क्या, कॉनकेव मिरर मैंने बनाया। ठीक, ये पहला केस मैं ले रहा हूँ जहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूँगा। इन्फिनिटी मतलब अनंत से आ रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये मान लो हमारा कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो जब मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका मतलब क्या है, सी से डिनोट करूँगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जिस भी स्फीयर से ये निकाला गया कट करके, उसका सेंटर था ये, उसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जहां से ये पास हुई, जहां से ये इमेजिनरी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस है पास हुई मिरर से, उसको पोल बोलते हैं। ठीक है, उसको पोल बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आधी जो डिस्टेंस होगी उसको फोकस बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एग्जैक्ट आधा डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ या फोकस कहलाता है। क्लियर है इतनी चीज। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, और हमेशा ध्यान रखना यहां पर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देता हूं, उसका लगभग आधा, ठीक है, लगभग आधा यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, ये फोकल लेंथ होगा। ठीक है, ध्यान से पहले समझते जाना, अगेन कमेंट पे ध्यान ना रह ज्यादा। ये क्या हुआ, बधाई हो, ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां से आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब मैंने लाइट को डाला कॉनकेव मिरर में, तो इसने क्या किया, इसने उन लाइट को कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया एक पॉइंट पे। तो इससे आपको एक चीज सीखने को मिली कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कन्वर्जिंग नेचर का मतलब यह है कि लाइट को ये एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, मिला देता है। तो और एक चीज और आपको जानने को मिली कि जब भी लाइट इन्फिनिटी से आएगी ऐसे रैंडम, ठीक है, या फिर जब भी कोई पैरेलल लाइट आप डालेंगे कॉनकेव मिरर पे तो फोकस से होके जाती है। जब भी कोई पैरेलल लाइट आप डालेंगे कॉनकेव मिरर पे तो फोकस से होके जाती है। क्लियर है। और इसका उल्टा कि जब आप कोई लाइट फोकस पे डालेंगे, जब कोई लाइट आप फोकस पे डालेंगे तो पैरेलल जाएगी। दो चीज याद रहेंगी हमेशा कि अगर मैं कॉनकेव मिरर में कोई लाइट पैरेलल डालूंगा वो फोकस से जाएगी, और कॉनकेव मिरर में अगर कोई लाइट में फोकस से डालूंगा, ये फोकस मान लो फोकस है ये, वो पैरेलल निकल जाएगी। अब ये मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। ठीक है, ये वाला केस देखना, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई मैंने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, ये फोकस बना दिया। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, अब इन्फिनिटी पे था, अभी मैंने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। यहां से मैं दो लाइट निकालूंगा, एक पैरेलल और एक फोकस से। ठीक है, फोकस से थोड़ा सा वो हो गया, मतलब एग्जैक्ट देख लेना, क्योंकि यार मैं स्केल वगैरह लेके तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट स्केल लेके सब ड्रॉ करना होता है तो एग्जैक्ट मिलता है आपको, लेकिन खैर कोई नहीं। तो ये मैंने दो लाइट निकाली, एक पैरेलल और एक फोकस से। तो जो पैरेलल निकली है वो फोकस, दूसरे कलर से बनाता हूं, जो पैरेलल मैंने निकाली है वो फोकस से होके जाएगी। क्लियर।
और जो मैंने फोकस ये फोकस से होकर निकाली थी, ये आपका जाएगा कैसा, ऐसा जाएगा पैरेलल। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन। कहां पर हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा मैं और कर देता हूं बिकॉज फोकस थोड़ा इधर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देते हैं। तो इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहां पर मैं इमेज फॉर्मेशन में लिखता जाऊं साथ में, इमेज फॉर्मेशन यहां पर मैं लिखता हूं। इमेज फॉर्मेशन कैसा है, इमेज फॉर्मेशन है आपका, इमेज उल्टी बन रही है, उल्टी यानी कि इन्वर्टेड। और अगर इन्वर्टेड बन रही है तो रियल तो होगी, और रियल और कैसे मैं बोल सकता हूं कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इमेज बन रही है, लेकिन उल्टी बन रही है। ठीक है, उल्टी बन रही है। और कैसी बनेगी, उल्टी के साथ साथ ध्यान रखिएगा ये छोटी बनेगी। देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के साइड से छोटी, ऑब्जेक्ट के साइड से साइज के कंपैरिजन में छोटी है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हम बोल सकते हैं स्मॉल इमेज। यहां पे क्या था, यहां पे इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा था, यहां पर भी रियल इन्वर्टेड था, यहां पर भी रियल और इन्वर्टेड था। और पॉइंट साइज्ड या डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड। क्लियर इतनी चीज। यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इंफिनिटी। यहां पर क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक और केस लेते हैं, ठीक है। यहां पर अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं। देखो सिंपल चाहता तो आपको चार्ट भी, वो अब चार्ट भी है यहाँ पे, चार्ट भी दिखा सकता था कि यहां से ऐसे वैसे बना के इसलिए दिखा रहा हूं। आप बोर्ड का पेपर नहीं है जो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया और यहां पर मैंने लिख दिया फोकस। अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रखता हूं। कहां पर मैंने रखा ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या करूंगा, यहां से इमेज निकालूंगा, मतलब लाइट रेज निकालूंगा दो, एक पैरेलल भेजूंगा, एक फोकस से भेजूंगा। जब जिसको मैं पैरेलल भेजूंगा फोकस से पास होगी, और जो फोकस से पास किया हूं वो ऐसे पैरेलल निकलेगी। मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, यहां पड़ेगी और इस तरह से निकलेगी। इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है वहीं पे जहां ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज दिख रहा होगा आपको, और रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं। अब कहां पे ले आएंगे, अब लेके आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक, पास करवाते हैं। एक ऐसे निकाली, ये तो थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस होगी आपकी इस साइड वाली। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ले लेते हैं आपका फोकस। ठीक है, यहां पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यहां से पास करवाते हैं किसको, एक पैरेलल और एक फोकस से। ये मान लेते हैं फोकस को थोड़ा सा इधर कर लीजिए, ठीक है, हल्का सा। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक तो ये आपकी फोकस से जाएगी, ठीक है, और एक जो है इस तरह से आपकी जाएगी। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इमेज आपकी बन रही है यहां पर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन, ये सब अभी आपको याद हो जाएगा, बस आप देखते जाइए। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लार्जर साइज की है इसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट के साइज की, ठीक है, तो लार्ज इन साइज, और अगेन रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। अब हमारे पास सिर्फ दो और केस बाकी हैं, कौन कौन से। अब इसको और पास लाते हैं, और पास लाने का मतलब इसको हम रख देंगे अब फोकस पे। तो ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मान लेते हैं फोकस। ठीक है, फोकस पे ही रख दिया, फोकस पे ही रख दिया इस बार ऑब्जेक्ट को। पैरेलल डालेंगे और एक फोकस से डालेंगे। लो भैया फोकस पे ही खड़ा, अब कहाँ डालेंगे, तो अब डाल दो यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर, ये क्या है, पोल है,
ये पोल है P। तो जब पैरेलल डालेंगे तो वो तो फोकस से निकलेगी, और जो यहां पोल में डाली वो कैसे निकलेगी, वो पैरेलल निकल जाएगी अब। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल लाइट है। ये कहाँ मिलेंगी, अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिलेगी। कहाँ पर, इमेज जो बनेगी वो एट इन्फिनिटी बनेगी। इन्फिनिटी मतलब कहीं ऐसा प्रतीत होगा मिलती हुई। तो अब खुद सोचिए यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। यहाँ पर क्या था, यहाँ एनलार्ज्ड थी, यहाँ हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी है। कहाँ बनी, इन्फिनिटी में। और है तो रियल इन्वर्टेड ही ना, है तो अभी भी उल्टी, रियल और इन्वर्टेड। और अब एक आखिरी केस लेते हैं, ठीक है, एक आखिरी केस लेते हैं अभी। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको जो लेंस वाला टॉपिक है वो बिल्कुल समझने में दिक्कत आएगी नहीं। और ये मैं सब में ड्रॉ नहीं करवाने वाला हूँ कि आप सोचें कि मैं लेंस में भी इस तरह से बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो देने जा नहीं रहे हैं, तो बना बना के वहाँ पर आपको दिखाना है, तो बस समझाने के लिए इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ गया पेन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ अगेन कर लेता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब कहाँ, अब क्या बचा है, अब और पास लेके आओ। अब पोल और फोकस के बीच में रख दो, पैरेलल मारो एक, और एक कहाँ मारो, एक यहाँ मारो। ग्रीन कलर से बना देता हूँ मैं। एक आपको पैरेलल मारनी है और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे। तो जो पैरेलल मारेंगे वो कहाँ से निकलेगी, जो पैरेलल मारेंगे वो फोकस से, इस तरह से। और जो यहाँ मारा था वो पैरेलल इस तरह से। ये क्या कभी आपस में मिलेंगी, नहीं। तो हम क्या कर देंगे, इनको हम पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। तो ये इमेज लग रही है कि बन रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं बन रही है, यानी कि वर्चुअल इमेज है। और देखिए सीधी बन रही है, और देखिए अदर साइड ऑफ मिरर बन रही है। ठीक है, तो वर्चुअल हो गई, और इरेक्ट है, सीधी है। और कैसी है, ये भी एनलार्ज्ड इमेज है। ठीक है, एनलार्ज्ड। अब हाईली एनलार्ज मत बोल देना कि सर ये तो वहाँ यहाँ नहीं मिल रही, पीछे देखो, उसके पीछे तो देखो, पीछे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, बड़ा है। तो बहुत बड़ा वाला जो केस है वो एट इन्फिनिटी बनेगा। अब मुझे पता है तुम्हारा भेजा खराब हो रहा होगा कि क्या कैसे क्या कुछ, है ना। तो अभी मैं सारी चीज़ें समराइज करता हूँ आपके लिए। देखो, आपको एक चीज़ पहले तो ये याद रखनी है कि सारे केसेस जो हमने टोटल आपके 2 4 केस पढ़े, उसमें से सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। बाकी सारे केस ऐसे हैं जिसमें इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है। याद रहेगा, कॉनकेव मिरर के केस में, सारे केस में, इन्फिनिटी, फोकस, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, हर केस में रियल इन्वर्टेड। सिर्फ एक में, और वो था जब पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब। ठीक, देन आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जब आपने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फोकस पे, आप इन्फिनिटी से थोड़ा और पास लेके आए ऑब्जेक्ट को, आपने बियॉन्ड सी रखा, तो इमेज थोड़ा सा और दूर गई। फोकस पे अभी बन रही थी, फोकस से थोड़ा दूर गई, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। ठीक है, बियॉन्ड सी था अभी ऑब्जेक्ट। अब आपने लाके ऑब्जेक्ट को सी पे ही खड़ा कर दिया, तो इमेज और दूर जाएगी। इमेज पहले यहां थी, फिर इमेज यहां आई, अब इमेज यहां पे आ जाएगी, आ गई यहां पे। अब ऑब्जेक्ट को और आप पास लाएंगे सी और एफ के बीच में, इमेज और दूर भागेगी, बियॉन्ड सी चली गई। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, इमेज और दूर चली गई, इन्फिनिटी पे। समझ में आया आपको केस? ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसको थोड़ा हटा दो, आखिरी वाला। और आप एक चीज को ऑब्जर्व करो कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे। जब बियॉन्ड सी आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रही है, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। और जब सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे बन रही है और सेम साइज का बन रही है। साइज की जब बात करें तो बहुत डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, यहां छोटी, यहां सेम साइज, यहां बड़ी। ठीक है, यहां बड़ी, यहां बहुत बड़ी। तो इमेज क्या हो रही है, छोटी से बड़ी हो गई। समझ में आया? तो इमेज पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, देन एनलार्ज्ड, देन हाईली एनलार्ज्ड। और ये तो भाई एक्सेप्शन वाला केस था जिसमें कि वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। उसी का ये पूरा यहां पर लिखा हुआ है चिट्ठा समरी में। क्लियर है?
तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो आप देखो ये पूरा चार्ट है, आपको उससे समझ में आ जाएगा, है ना, मिरेकल। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे। ये वाला तुम भूल जाओ, छठा वाला केस एक्सेप्शन है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट इन फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो इमेज बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज बी एट सी बन रही है। ठीक। हाँ, ये तो लड़कियों का फेवरेट। हाँ चलो भाई, तो इतनी चीज समझ में आई। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे याद कर लो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे इमेज वैसे वैसे दूर जाएगी, पहले फोकस पे, देन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, देन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इन्फिनिटी पे। और ये तो भैया अपना एक्सेप्शन वाला केस है। समझ में आई बात? कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस पढ़ने होते हैं, एक इन्फिनिटी और एक गैर इन्फिनिटी। एक इन्फिनिटी और एक गैर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर एट द फोकस बनेगी, और जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी, तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, बिटवीन फोकस एंड पोल। बस इसमें थोड़ा सा याद कर लेना, और वैसे याद करने वाली उतनी चीज है भी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल ही बनेगी, और वर्चुअल होगी तो अपने आप इरेक्ट होगी। और यहां पर क्या, इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज बन रहा है। जैसे कॉनकेव मिरर के केस में जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो फोकस पे इमेज बन रही थी पॉइंट साइज की, वैसे ही यहां पे भी है, लेकिन वहां पे वो रियल थी क्योंकि मिरर के साइड, ऑब्जेक्ट के साइड में जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहीं बन रही थी, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के विपरीत साइड में बन रही, उल्टी साइड में। और उसको बारे में देखिए, उसमें जब हम लाइट डाल रहे थे तो वो कन्वर्ज कर रहा था, ये क्या कर रहा है? दूर फेंक रहा है, तो इसीलिए ये डाइवर्जिंग मिरर है। क्लियर? इसमें सिर्फ दो केस पढ़ने हैं। इसमें इमेज हमेशा, यानी कि अगर मैं कभी तुम्हें न्यूमेरिकल भी पूछ लेना, ये चीज बड़ी काम आती है। कैसे? अगर आपसे पूछ लेगा कि एक क्वेश्चन कुछ किसी भी तरह का, कि एक मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट, जो आपका मान लो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो आप ये तुरंत कंसीडर कर सकते हो कि भाई ये कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स तो कभी भी नेवर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कभी नहीं बनाता है वो। तो यानी ये केस कॉनकेव का है। और कॉनकेव वाला जो है ना, वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है, एक्सेप्ट इन वन केस जहां वो वर्चुअल इरेक्ट भी बना देता है, वो है फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को तुमने रख दिया तो। ठीक। अब हम क्या देखेंगे? अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए, आपने देखो होता क्या है ना, एक सेकंड, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये होता है न्यूमेरिकल करने के लिए, जहां पर वी यू एफ का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से हम मेजर करते हैं सारी डिस्टेंसेस को, तो जहां ऑब्जेक्ट रखा है वो यू हो जाता है। जहां इमेज बनती, मान लेते हैं यहां इमेज बन रही है, तो ये वी हो जाता है, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। एफ होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव, पॉजिटिव होती है फॉर कॉन्वेक्स। याद रहेगा? फिर से बताता हूं मैं। फोकल लेंथ, अगर तुमसे बोले कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का, तो वो तुमको लिख के नहीं देगा नेगेटिव 5 सेंटीमीटर। तुम्हें अज्यूम करना होगा भाई कॉनकेव है, तो जब तुम फॉर्मूले में रखोगे तो तुम नेगेटिव रखोगे अगर कॉनकेव का है। और अगर कॉन्वेक्स का केस है, कॉनकेव मतलब अवतल, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, तो इसको पॉजिटिव रखोगे। आर बता चुका हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकल लेंथ उसका आधा होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। सेम चीज ये, यानी कि F इज टू आर अपॉन 2 या फिर C/2 आप लिख सकते हो। ये जो फॉर्मूला, इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको भूल जाओ अभी, ये समझ में है। अब बात ये आती है, कंफ्यूजन ये आता है अपने, अब पक्का मतलब सच बता रहा हूं, ये तुम्हारा दर्द है, तुम्हें अगर नहीं भी पता है लेकिन तुम्हारा है ये दर्द। वो बात तुम्हें याद है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दर्द था स्कूल में, वो नहीं बेटा जो तुम सोच रहे हो। इसको लेके मैं पूछ रहा हूँ, इसको लेके मैं बोल रहा हूँ मिरर फॉर्मूला, इस दर्द की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो और भी बहुत सारे तुम्हारे दर्द होंगे स्कूल के जो आज भी जो तुम्हें मन में कसोटते होंगे, लेकिन खैर छोड़ो उनको, इस पे आओ। वो दर्द ये होगा कि तुमको ये फॉर्मूला बताया गया, तुम सारा इस फॉर्मूले को रखते होगे लेकिन आंसर नहीं आता होगा।
या तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता होगा या फिर आंसर नहीं आता होगा, और तुम्हें लगता होगा भाई कब नेगेटिव रखना होता है, कब पॉजिटिव रखना होता है, इसको यही आता होगा ना। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है, कार्टेशियन सिस्टम को। बड़ा आसान है। कितने लोगों को ये पता है कि ये जो होती है, अगर मान लो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो ये आपकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। कितने लोगों को पहले तो ये बताओ, ये एक्स एक्सिस है, ये पता है ना, ये एक्स एक्सिस होती है। इसमें ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। कितने लोगों को ये मालूम है, जल्दी से बताओ। और कितने लोगों को ये मालूम है कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जिसमें कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। अगर इतना पता है ना तो बस खेल हो गया, खेल हो गया सर। राइट साइड में आओ, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। कभी यहां तो नहीं रखा ना, यहां कब कहाँ रख रहे थे, कभी इन्फिनिटी पे, कभी यहां। दो केस ही तो पड़े थे, एक इन्फिनिटी पे और एक कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यहां वहां कहीं भी रख दो। इससे आपको क्या सीख मिली बच्चों, ये सीख मिली कि जो u होता है उसको हमेशा नेगेटिव रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। u को हमेशा नेगेटिव रखेंगे क्योंकि u को तो हमेशा यहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा यहां रख रहे हैं, तो वो तो नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है चीज। f पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, भाई f कॉनकेव का नेगेटिव होता है। ऐसे आजकल लोग केव, गुफा में तो भाई नेगेटिव काम होते हैं सारे, पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो गुफा के अंदर ऐसे जल्दी जल्दी घुसना नहीं चाहिए, ठीक है। तो f नेगेटिव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव हमेशा। ये लेंस के केस में भी ट्रू है, कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो u और उसका समझ गए, u और f का सर v का कैसे रखेंगे बेटा, v पूछेगा आपसे वो। और इमेज, जैसे कि कॉनकेव में हम पढ़ रहे थे रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड मतलब यहां पर, यहीं पे तो बन रही थी सारी एक्सेप्ट वन, सारी यहीं मतलब सारी यहीं पे बन रही थी ना, नीचे की तरफ। पहले यहां बन रही थी, फिर यहां बन रही थी, फिर यहां बन रही थी, फिर यहां बन रही थी ना। यानी कि जो इमेज है अगर वो रियल है तो v जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। या अगर आपको रखना भी पड़ा फॉर्मूले में, तो अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज का मतलब क्या है, रियल इमेज का मतलब है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है, तो v भी नेगेटिव ही आएगा। अगर v नेगेटिव आया है इसका मतलब क्या है, वो इमेज रियल है, वो इमेज उल्टी है। समझे बात को, नहीं समझे, फिर से बताता हूं मैं। अगर v आपसे पूछ ले, अगर v आप, जैसे कि आपसे पूछा उसने बेटा नेचर ऑफ इमेज बताओ जरा, तो तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और तुम्हारा v नेगेटिव निकल के आ गया, तो तुम इससे क्या कंक्लूड करोगे, ये कि v नेगेटिव है मतलब ये ऑब्जेक्ट के साइज में, ऑब्जेक्ट के साइड में बन रहा है, इसी साइड में जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब कि भाई ये कैसा होगा, कैसा होगा, ये रियल होगा क्योंकि उसी के साइड में, और रियल मतलब इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा ये। समझ में आई बात? अगर समझ में आई बात, अभी मैग्निफिकेशन नहीं करवाया मैंने, मैग्निफिकेशन नहीं करवाया, यही वाला क्वेश्चन करो, यहां तक क्वेश्चन करो, यहां तक। साइज ऑफ इमेज अभी तुम नहीं बता पाओगे, बता भी दोगे हो सकता है, लेकिन ठीक है वो भी मत बताओ, लेकिन नेचर तक बताओ, बस नेचर तक। एक ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर उसका साइज है, 25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड बी अ स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। घुमा फिरा के पूछ रहा है इमेज कहां बननी, वी पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर बताओ। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो वी है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता है। यहां पे तो आ भी सकता है क्योंकि फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज यहां बन जाती है। यहां पे तो हमेशा कैसी बनती है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया ना। v इसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा, वर्चुअल मतलब दूसरी साइड में, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस में, यानी कि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा v पॉजिटिव होगा, हमेशा। कॉनकेव में सिर्फ एक केस में पॉजिटिव होगा, बाकी हर केस में नेगेटिव। क्वेश्चन को करो और आंसर दो।
सुना है किसी कनपुरिया ने साइबर ठग को ही ठग लिया। सर आपने किया क्या? यार सुना तो हमने भी कि एक कनपुरिया ने साइबर ठग को ठग लिया। अब क्या है क्या ना, कानपुर में हम लोग काफ़ी फ्री होते हैं। मतलब तुम कानपुर आओगे ना, लोगों के पास ऐसे काम मिलने नहीं रहते हैं ज़्यादा, आराम से मस्त चिल बैठे हुए हैं, कहीं भी किसी कोने में चले जाओ आराम से बैठे बतिया रहे हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। तो अपना मज़े मारने में हम काफ़ी व्यस्त होते हैं कनपुरिया लोग। बस मज़े मरवा लो उसमें तो एकदम नंबर 1। सरकार की साइट मिरर प्लेन मिरर क्यों नहीं होता? आयुष कुमार वो भी बताएंगे क्यों नहीं होता। छलों का आ गया आंसर। चलो भाई, दिमाग के घोड़े खुल गए। अच्छा अच्छा। चलो भाई, तो साइज से भी में लेना देना नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से। और कितने आगे रखा हुआ है तो 25, लेकिन इसको -25 रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि उसके फ्रंट में रखा हुआ है। और यू तो हमेशा नेगेटिव रखेंगे चाहे कोई भी मिरर हो। फोकल लेंथ 15 होगी, लेकिन 15 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव की बात हो रही है। रख दो फॉर्मूले में 1/v + 1/u = 1/f। 1/v ये -1/25 हो जाएगा। वो ऐसे तो करने की जरूरत नहीं ना, पहले प्लस बनाऊं फिर यहाँ -25 लिखूं फिर अगले स्टेप में माइनस करूं। इतना समझ में आ गया ना? ये -25 है, यहाँ -25 रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा। और ये पहले ये है माइनस में, तो ये -1/15 रखेंगे। तो अभी समझ में आया क्यों ये माइनस हो जाते थे बचपन के टाइम पे, है? अब समझ में आया? तो 1/v = 1/15 वहाँ जाएगा तो ये आ जाए प्लस में ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये माइनस का 1/15 है, तो इसको ऐसे कर लो। एक सेकेंड रुको, ऐसे कर लो ना। इसको पहले पॉजिटिव वाले को रख लो, बाद में नेगेटिव वाले को रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 1/25 -1/15, ठीक है। तो 1/v कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम रख ले, इसका एलसीएम कितना आएगा? 25 तिया 75 आएगा आपका, ठीक है। 25 तिया मतलब 25 तिया 75 हो जाएगा, और 15 5 75, यही तो आएगा, ठीक है। तो 1/v = -2/75, यानी कि v = -75/2 सेंटीमीटर। तो द्वितीय 6 एक साथ, और ये आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या? नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बन रहा है, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं, यानी कि ये रियल है एंड इन्वर्टेड होगी। अच्छा, वैसे भी आप बता सकते थे कैसे कि ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर फोकल लेंथ 15 है, ये अगर फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यही तो मतलब हुआ इसका। भेजे में चढ़ी बात कि अगर फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 होगा। ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है, मतलब F और C के बीच में रखा हुआ है। और ये इमेज फॉर्मेशन तो हम पहले ही रट चुके हैं समझ के। कहां बनता है? जब C और F के बीच में होता है, बियॉन्ड C बनता है। देख लो, बियॉन्ड C 30 था C, और 37.5 पे बन रहा है। और कैसा इमेज बनेगा? एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। लेकिन वो हमसे बोल रहा है कि हवाबाजी मत करो, एग्जैक्ट नंबर दो हमें। एनलार्ज मत बताओ, साइज बताओ हमें इमेज का। तो कैसे निकाल लेंगे? उसके लिए बस फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन ये बता देता है हमें कि इमेज और ऑब्जेक्ट के जो साइज है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो ध्यान रखना, ये रिलेशन है कि ऊपर न्यूमरेटर में हाइट ऑफ इमेज, डिनोमिनेटर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आई अगेन रिपीट, अगर मैग्निफिकेशन मान लो मेरा 2 आ गया, इसका मतलब यह है कि मेरी इमेज दुगनी साइज की है ऑब्जेक्ट की। अब अगर मेरी मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 आ गई तो अब क्या दुगनी नहीं होगी क्या? दुगनी अभी भी है।
लेकिन ये माइनस का मतलब समझे दया, ये जो मैंने एक्स एक्सिस का तो काम देख लिया ऑब्जेक्ट इमेज में, लेकिन ये वाई एक्सिस वाला क्यों बताया था पॉजिटिव नेगेटिव? इसीलिए कि इमेज अगर ऐसी बन रही है यानी नेगेटिव वाई एक्सिस में मतलब इन्वर्टेड है, और अगर ऐसी बन रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस में मतलब कि वो रियल है, रियल एंड इरेक्ट है। इरेक्ट है तो ऑब्वियस बात है रियल ही होगी। इसका मतलब ये है दया कि अगर माइनस में अगर मेरा वैल्यू आ गया एम का, इसका मतलब ये हो गया कि ये इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, ऐसे बनी होगी तभी तो नहीं। और अगर कोई इमेज उल्टी होती है तो वो रियल होती है। अब सर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉइंट कुछ आ जाए 0.2 तो इसका मतलब यह है कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर पॉजिटिव में है तो वो वर्चुअल होगी। क्यों? क्योंकि वो इरेक्ट है ना, सीधी है। सीधी बनेगी तभी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में आएगी, तभी तो पॉजिटिव एक्सिस में आएगी। और अगर सीधी है तो वो वर्चुअल होगी ही होगी। और अगर नेगेटिव में आ जाएगा आंसर तो अभी भी छोटी ही है लेकिन इन्वर्टेड है ये एंड रियल है। इसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं। वैसे तो हमें रट्टा पता है इसका, हम तो पहले ही रट के आए हैं कि भाई इस केस में अभी देखा हमने इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड बन रही है, यानी कि जो हमारा एम का वैल्यू आएगा ना, जो हमारा एम का वैल्यू आएगा पता है वो क्या आएगा? वो ग्रेटर देन 1 आएगा। वो हमें बताएगा कि वो इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारी इमेज बन रही है। करके देखते हैं। तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दी है। भैया ऑब्जेक्ट को तुम नेगेटिव कभी मत रखना, ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा ऐसे ही रख रहे थे ना पॉजिटिव, पलट के चमगादड़ की तरह उल्टा तो नहीं रख रहे थे उसको। चमगादड़ जिस तरह से लटका रहता है पेड़ में, हम तो उसको सीधा रख रहे थे। तो यहां पर 4 रखेंगे। सीधा पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू -v अपॉन यू। और -v अपॉन यू का मतलब क्या है? माइनस ये अभी हम निकाला है, -37.5 रख दो या -75/2 रख दो, बात एक ही है ना। -75/2 रख दूं। हाइट ऑफ इमेज है ये, सॉरी ये इमेज डिस्टेंस है ये, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -25 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन -25। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये माइनस प्लस, ध्यान रखना माइनस का निकला था, माइनस रखा है। ऑब्जेक्ट यहां पर भी माइनस रखते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा, तो यहां पर भी माइनस ही रखा है, वो मत भूलना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है, सब अनर्थ हो जाएगा। 25 × 75 कितना आया? ये 4 को उधर भेजो, 4 को उधर भेज दो, या फिर 2 दूनी 4 और वहां जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? 2 × 6 क्या? 6 सेंटीमीटर। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव, भैया वो हाइट के साइज की बात कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। मैग्निफिकेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन अगर तुम्हें निकालना है तो निकाल लो, मैग्निफिकेशन निकालना है तो निकाल लो। हाइट ऑफ इमेज 6 आई और ऑब्जेक्ट का कितना था? 4 था, ठीक है, इतना आएगा आपका 3/2। लेकिन क्या? लेकिन ये है कि ये नेगेटिव में आएगा आपका। जब आप v और u को रखोगे तो आपको हाँ, क्यों? क्योंकि ये आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि यहां पर हाइट ऑफ इमेज पूछी। अरे यार बैटरी डाउन हो गई, रुको एक सेकेंड। अभी ठीक क्लियर है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3/2। लेकिन ये नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा भैया? नेगेटिव तो आना चाहिए। हमने आई थिंक फॉर्मूले में गलती कर दी है। गलती ये करी थी कि यहाँ पर नेगेटिव रखना, आई थिंक इसको ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला था उसमें पहले नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव था। ये वाला जो नेगेटिव है ये इमेज का नेगेटिव है, जो इमेज का नेगेटिव था। ये वाला नेगेटिव ऑब्जेक्ट का नेगेटिव है। ये वाला जो नेगेटिव आएगा वो दर्शाएगा किस चीज़ को? वो दर्शाएगा कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है। ज़्यादा किचपिच हो गया क्या यहाँ पे? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये माइनस में ही आएगा, ठीक है, ये माइनस में ही आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनी है। एक और होना चाहिए था न्यूमेरिकल, खैर कोई नहीं। जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन तो आई थिंक आज हो नहीं पाएंगे सारे,
जो आपके हैं, तो वो ऐसा करना कि आप के जो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाते हैं तो वहाँ से यार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है सारे। सर वो रट्टा वाली बात एक बार फिर से हो जाए, कौन सी? सर फॉर्मूला में ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव अगेन, यस वही है, फॉर्मूला में नेगेटिव है तो ब्रैकेट करके, या तो जब आप इसको सॉल्व करने जाया करो तो ब्रैकेट के बाहर ही नेगेटिव को लगा लिया करो, तो नेगेटिव साइन आएगा तो आपको बता देगा कि इन्वर्टेड है, पॉजिटिव आएगा तो आपको बता देगा कि वो इरेक्ट है, सीधी है, और सीधी है तो वर्चुअल होगी। अब हम आ जाते हैं ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस में। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो एक मैग्नीफाइंग मिरर होता है, क्योंकि वो कॉन्वर्जिंग होता है, तो कॉन्वर्ज जो करेगा मैग्नीफाई करके इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स डिमिनिशिंग होता है। तो जहाँ पर भी हमें चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है तो वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, और जहाँ हमें चीज़ों को छोटा करके देखना होता है तो वहाँ कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम शेविंग करते हैं ना, अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाते वक्त थोड़ा सा चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है, ठीक है। तो क्योंकि एकदम बारीक, मतलब काफ़ी लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है, एकदम लगे हुए हैं एकदम पूरा, है ना। तो खैर, तो शेविंग मिरर में आपका यूज़ होता है कॉनकेव। सोलर फर्नेस, बड़े बड़े जो सोलर फर्नेस जब होता है ना, सोलर पैनल होते हैं बड़े बड़े ऐसे लगा दिए जाते हैं मिरर, वो क्या करते हैं, कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो उस लाइट को क्या करते हैं, फोकस कर देते हैं, ठीक है। सोलर फर्नेस में क्या करते हैं, फोकस कर देते हैं इसको, तो उससे क्या होता है कि लाइट ज़्यादा, मतलब एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। टॉर्च लाइट में होता है, टॉर्च लाइट में जो लगा होता है ना, वो क्या लाइट का जो सोर्स होता है, वो जो ये होता है ना, ये आपका कॉनकेव मिरर होता है, तो उससे फोकस पे रखा होता है, फोकस पे। और हमें पता है फोकस पे जब पड़ता है तो इन्फिनिटी पे इस तरह से आपका होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब फोकस पड़ेगा तो इस तरह से आपकी लाइट निकलती है इन्फिनिटी पे, ठीक है, मतलब एकदम चमक के निकलती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो है डिमिनिशिंग, और डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, अब डेंटिस्ट को भी क्या करना होता है, डेंटिस्ट को भी करना होता है कि भाई आपका वो एकदम जूम करके दांतों के अंदर एकदम बारीकी से वो देख सके, समझ सके, तो ये चीज़ होता है। और चीज़ें उल्टी नहीं बननी चाहिए, इसलिए ऐसे यहाँ पे कैसी इमेज बनती है, ज़्यादातर हमने देखा था कि रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। तो इसी वजह से जब भी डेंटिस्ट जो यूज़ करता है, जो हम शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अब कॉनकेव है, तुम खुद सोचो, डेंटिस्ट देखेगा उसको दांत उल्टा दिख रहा है, तुम शेविंग कर रहे हो तुम्हारा मुंह उल्टा दिख रहा है, क्योंकि कॉनकेव में तो सब में ही बन रहा था ना, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। लेकिन एक केस था जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था, कब, फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा था। तो जब ये काम कर रहे होंगे तो हम फोकस और पोल के बीच में अपने थोबड़े को, या फिर हाँ वही थोबड़े को रखना होगा, सो दैट कि हमें रियल और मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने। इरेक्ट मतलब सीधी। कॉन्वेक्स डिमिनिशिंग होता है, इसको यूज़ किया जाता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू का मतलब होता है पीछे देखने के लिए, आप पीछे, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो किसी वेबसाइट का वीडियो लग रहा है मुझे। खैर, तो रियर व्यू मतलब आपने देखा होगा कि जब आप पीछे की तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं छोटे से मिरर में देखने को मिलते हैं, और उसमें शीशे में लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि उतने दूर नहीं है ऑब्जेक्ट जितना कि मिरर में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने इसका जो फील्ड व्यू होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो काफ़ी बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़ा होता है, नहीं काफ़ी सारी चीज़ों को एक छोटे से जो ये होता है आपका शीशा होता है, उसमें ये क्या करता है, उसको डिमिनिश करके आपको दिखा देता है। बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, है ना, कभी कभी बहुत ज़रूरत की चीज़ें भी देखनी पड़ जाती हैं आपको, आप सीधे ही कांटेक्ट करके चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, तो आप उस मिरर का सहारा लेके जो है चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ATMs में यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस, रिफ्लेक्शन इन स्ट्रीट लाइट, तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। क्लियर? SSC JEE के लिए कौन सा बैच लें, यही है सबके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब भाई SSC JEE में ऑल इंडिया रैंक 1 दे दी, अभी कुछ प्रूव करना रह गया है क्या कि ये बैच आपके लिए नहीं है? हाँ, ऑल इंडिया रैंक जब 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 पढ़ रहे हैं सब कोई, तो फिर तो क्वेश्चन वाली कोई बात नहीं ना। चलो भाई, तो आगे बढ़ें अभी। अलाउद्दीन खिलजी और रानी, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब पता नहीं तुम लोग क्या यार समझते रहते हो, तो कुछ समझ ही नहीं आता, एग्जाम्पल भी देना एकदम बेकार है। खैर, आदमी कुछ मतलब कैसी सोच है यार तुम लोगों की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन पे आते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन अब देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या था, पढ़ के खटाक
पढ़ के खटैक, ये पढ़ जा रही थी, अभी पढ़ के सटैक, अंदर जा रही है। जब कोई चीज़ बाहर ना जाके अंदर चली जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब जब कोई चीज़ अंदर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, या तो तेजी के साथ या वो धीमे से जाएगी, सिंपल सी बात है। तो उसी चीज़ को हम बोल देते हैं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। मतलब अगर कोई चीज़ का मतलब है जो इंसिडेंट रे है आपकी, इंसिडेंट लाइट, ये अगर तेजी से अंदर जा रही है, तेजी से अंदर मतलब उस मीडियम के अंदर जिसमें उसको हम पास करवा रहे हैं, तो वो रेयरर मीडियम कहलाएगा। और अगर धीमे धीमे से जा रही है उसके अंदर, यानी उसकी स्पीड कम हो गई है, तो वो डेंसर मीडियम। खत्म बात। समझ में आया आपको बात कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट रे अंदर जा रही है, पढ़ के रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बाहर नहीं जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा ग्लास है, उसमें पानी डाल रखा है और पानी में हमने पेंसिल डाला, तो पेंसिल ऐसा टूटा हुआ टाइप लगता है, उठा हुआ, या फिर सिक्का डाल दिया तो उठा हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से तो हमारी आंखें हवा में है, एयर में, लेकिन वो जो सिक्का या फिर वो पेंसिल का पार्ट है वो पानी में है। तो पानी जो है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि वहां पर जो रे ऑफ लाइट है जब जाती है तो उसकी स्पीड धीमे हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब थोड़ा सा हम पानी की बात आई तो पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो बेंड टूवर्ड नॉर्मल अभी देखेंगे, ठीक है, वही वो सारी चीज़ें देखेंगे। रुक जाओ। बेंड टूवर्ड नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो भी अभी आएंगे। इसीलिए मैंने रेयर और मीडियम और डेंसर मीडियम को समझा है कि लाइट अगर धीमे से जाएगी तो रेयर मीडियम होगा, और अगर डेंसर मीडियम होगा, और एकदम से जोर से जाएगी यानी कि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो वो रेयर मीडियम होगा। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां से आपको समझ में आएगा, है ना। नीट भी हो जाएगा इससे तो। हाँ, नीट क्यों, तुम्हारी पीएचडी भी हम करवा देंगे इसी से। तो रेयर और डेंसर समझ में आया। अब हम यहाँ पे लाइट रे को पास करवाएंगे, ठीक है, और लाइट का रिफ्लेक्शन देखें। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये जो चीज़ आपको लाइन दिख रही है, सरफेस है, ठीक है, जहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ये वो सरफेस है जहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। अब ये जो है आपकी लाइट रे, ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। जैसे वहाँ पर पड़ा था रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, वैसे यहाँ पर भी है। अब इंसिडेंट रे जब पड़ेगी ना यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। अगर ऐसे चली जाती तो रिफ्लेक्शन होता वो चीज़, लेकिन वो अभी क्या है, वो अंदर चली गई उस मीडियम के, ठीक है, जिस मीडियम में वो पड़ रही है उसकी सरफेस पे। अब जहां पर वो पड़ी तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, उसको नॉर्मल बोलेंगे, पहले भी हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। अब अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर वही आप समझ लो कि जहां पर लाइट की स्पीड धीमे हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उस पर्टिकुलर मीडियम में जैसे एयर और ग्लास है, तो मुझे बताओ कहाँ किस एयर के कि ग्लास के पार्टिकल ज्यादा पास होंगे, तो ग्लास के। तो बेचारी लाइट ढंग से चल नहीं पाएगी ना अंदर, उसको बड़ी दिक्कत होगी चलने में, तो धीमे धीमे चलेगी, तो डेंसर मीडियम हो गया। तो ऐसी लाइट जब वो रेयरर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जाना ऐसे चाहिए था जो डॉटेड वाला ड्रॉ है, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसका दूसरा ऑपोजिट केस लेते हैं कि ये इंसिडेंट लाइट रे है, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। क्यों? क्योंकि उल्टा केस है, क्योंकि यहां पर वाटर डेंसर है जहां से लाइट जा रही है, और जहां पे जा रही है, जहां से आ रही है वो वाटर है, और जहां पे जा रही है, अंदर जहां जा रही है वो एयर है, हवा है। तो हवा में जब जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, हवा में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे दो लॉ बनते हैं आपके रिफ्रैक्शन के, वो था परावर्तन, ये है अपवर्तन, ठीक है। वहां जो पहला लॉ था और यहां पे जो पहला लॉ है वो सिमिलर ही है। वहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे थे,
और वहाँ वैसे यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे। सेम प्लेन मतलब जैसे एक दीवार है हमारी तो सेम प्लेन है, ये लैपटॉप का मेरा स्क्रीन है, इस पे मतलब सेम प्लेन, एक प्लेन में होना चाहिए, आगे पीछे ना होना चाहिए, आगे पीछे ना होना चाहिए। ये वाला एग्जाम्पल मैंने, अगर आपको याद हो, ज्योग्राफी में दिया था पढ़ाते वक्त, क्या, जब मैं आपको इक्लिप्स पढ़ा रहा था, कि मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, जैसे सन है, ये इक्लिप्स ऐसे तो पढ़े थे, ये अर्थ है और ये मून है, एक ये इक्लिप्स तो पढ़ाया था और एक ये पढ़ाया था सन, ये मून और ये अर्थ, यही पढ़ाया था मैंने आपको। तो इस केस में क्या होता है, सनलाइट जो है, अर्थ, जब सन, जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं फुल मून। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का पूरा साइड दिखता है, तो ये चीज़ को डाइजेस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती, कैसे दिखता है भाई, ये तो ब्लॉक कर लेना चाहिए ना। इस केस में क्या होता है, इसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है, जहां पर सनलाइट इस पे पड़ती है और हमें नहीं दिखता है, जैसे कि अमावस की रात होती है जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे हैं, हमें तो ये साइड विजिबल है, यहाँ पे तो लाइट पड़ ही नहीं रही है। लेकिन इस केस में पूरा मून दिखता है, तो लोगों को समझ नहीं आता कैसे दिखता है, क्योंकि अर्थ तो बीच में आ रही है। सर बीच में नहीं आ रही है, समझो इस बात को, वो बहुत ही रेयर होता है कि आती है, लेकिन ये लाइन पे तो है, सिजगी में तो है, सिजगी बोलते हैं, लेकिन एक प्लेन में नहीं है। अर्थ पीछे होगी, मून आगे होगा, तो पूरी लाइट पास हो रही होगी। वो आपको यहां से 2D में देखने में लग रहा है, लेकिन 3D में प्लेन में नहीं है। तो प्लेन का मतलब ये होता है, समझे आप। तो ये होता है पूर्णिमा की रात, है ना, जो अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था टेलीग्राम पे, है ना, जंगलों में जाते हुए। खैर, दूसरा लॉ वहां पे क्या था, दूसरा नियम था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या है, यहां पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू। ये म्यू आपका फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है, वो न्यू था, न्यू, ये म्यू है, ये म्यू है, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तनांक बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक कांस्टेंट होता है जिसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा एक रिफ्रैक्शन देख लेते हैं ग्लास लैब के थ्रू। तो ये ग्लास लैब है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइट को इस तरह से पास करवाते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या करवाया, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर टू इट। लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जाएगी कैसे, मतलब जाना ऐसे चाहिए था इसको, लेकिन जाएगी ऐसे, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मीडियम है एयर, ये आपका ग्लास, देन फिर से ये एयर आ गया, ठीक है। अब फिर से मुझे रिफ्रैक्शन करवाना है, तो मैं नॉर्मल को ग्रीन से ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जहाँ पर ये लाइट पड़ रही है, ठीक है। जाना चाहिए था इसको ऐसा, लेकिन ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से अवे। तो एक्चुअल में लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन गई ऐसा। ये जो चीज़ हुआ ना, ये जो चीज़, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और एक केस याद रखेंगे, स्पेशल केस होता है कि अगर हम लाइट को परपेंडिकुलरली गिरा दें सरफेस पे, ठीक है, तो वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे ही निकल जाती है। समझ आ गई आपको बात। अगर हम इंसिडेंट लाइट को एकदम 90 डिग्री टू दी सरफेस गिरा दें तो वो सीधा ही निकल जाती है विदाउट एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये जो है यहाँ पर पानी है, ये वाटर है और ये ग्लास है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ लूँ कि व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इट इज़ इक्वल। जैसे कि ये आपका मान लो कि मीडियम क्यू, या तो इसको ऐसे मैं क्यू पी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्यू है ये पी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे पी का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम पी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम क्यू। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक। और ये जो आपका फॉर्मूला है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, क्योंकि ये है आपका स्पीड ऑफ, अगर वो एयर से जा रही है किसी मीडियम से, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, या फिर एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। और अगर दो मीडियम है जिसमें कि एक मीडियम एयर नहीं है वैक्यूम नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं हमें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ समझ में आ गया आपको कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, और ध्यान रखना ये जो साइन आई है अपॉन साइन आर है ये इक्वल होगा n2 अपॉन n1 के, मतलब ये n1 है ये n2 है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पर ऊपर जो जहाँ पर लाइट रे गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखते हैं, और जहाँ से गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 8 होगा ना कि 5 होगा। ये डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। मतलब भाई देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइट को मैं हवा से पानी में डाल रहा हूँ, मैं शीशे में डाल रहा हूँ, मैं डायमंड में डाल रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी स्पीड तो धीमे होने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कितने से धीमे होगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है ये देखिए यहां पर आप, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो दैट मीडियम को वहां ले जाओ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ अपॉन 1.33 का मतलब यह हुआ कि जब हवा से तुम पानी में डालोगे लाइट को तो उसकी स्पीड 1.33 टाइम्स कम हो जाएगी। वही तो मतलब हुआ। दारू में डालोगे तो 1.36 कम हो जाएगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42। थोड़ा सा वैल्यू देख लीजिएगा, किसकी, एयर की, आइस का, वाटर का, डायमंड का। खासकर रेलवे वाले स्टूडेंट तो अच्छे से ही देख लें इसको, ठीक है। क्राउन ग्लास का और बेंजीन का, ये थोड़े से देख लीजिएगा, ये पूछने के चांसेस हैं, पूछता भी है। अब लेंस पे आ जाते हैं। लेंस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी मिरर को, इसलिए। तो स्फेरिकल लेंस पढ़ना होता है, इस तरह से प्लेन लेंस हमें नहीं पढ़ना होता। स्फेरिकल लेंस कब बनता है, जब हम दो कर्व्ड साइड को आपस में मिला दें। दो कर्व्ड साइड को अगर इस तरह से मिलाएं कि उसका जो सेंटर है, उसका जो बीच वाला हिस्सा है वो मोटा हो जाए और किनारे के हिस्से ऐसे पतले हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और अगर साइड के जो मतलब ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो ऐसे फैले हो जाए, चौड़े हो जाए, मोटे हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। और बीच में अगर पतला हो तो उसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो लेंस वाला समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि अगर बीच में थिक है और साइड में थिन है तो कॉन्वेक्स, और अगर बीच में थिन है और साइड में अगर आपका थिक है तो उसको कॉनकेव बोलते हैं। बड़ा आसान है इसको याद करना या फिर समझना, इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना, ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर जिस तरह से हमने पढ़ा था, ये कॉन्वर्जिंग होता है। क्या होता है? कॉन्वर्जिंग होता है। उसी तरह जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिस तरह कॉनकेव मिरर कॉन्वर्जिंग होता है, उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग होता है। और जिस तरह कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, उसी तरह कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। लेंस भी आज ही होगा, आज ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे लेकिन ये कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो कॉनकेव लेंस के बराबर होता है। क्लियर? यानी कि बस उल्टा कर देना है, जैसे वो नहीं, उसका मीम अक्षय कुमार का चलता है, इधर से उधर को कर देता है, वो वही चीज़ है बस, ये है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है कि एकदम पॉइंट
फोकल पॉइंट पे इनको कन्वर्ज कर रहा है जब इन्फिनिटी पे इमेज आ रही है इन्फिनिटी से, और जब इन्फिनिटी से इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रेस को डाल रहे हैं कॉन्केव लेंस में तो डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। और अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? कॉन्केव मिरर की तरह। कॉन्केव मिरर पे जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो कहाँ बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। 2f क्या है? 2f कुछ और नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है। अभी बस जितना बस समझा रहा हूँ उतना ध्यान देना, जो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है वो अभी समझ में आ जाएगा वो भी। ठीक है, देन हमने 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही थी, और पास लाए थे तो और दूर इमेज चली गई थी। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट को लाए थे तो इन्फिनिटी पे बना था, सब बना के दिखाया था। ठीक है, और ये सारे केसेस में कैसे बन रही थी? रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और कैसी इमेज बनी थी? पहले हाईली डिमिनिश्ड, देन डिमिनिश्ड, देन छोटी से बड़ी हो गई। और आखिरी वाला केस एक्सेप्शन वाला केस था जहाँ फोकस और पोल के बीच में था, यहाँ पोल को ओरिजिन बोल देते हैं। और कैसी बन रही थी? वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड। कुछ अंतर है? जरा सा भी, बिल्कुल अंतर नहीं है, बस वहाँ पोल की जगह ओरिजिन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो अंदर वाला साइड होता है वहाँ पर क्योंकि एक ही कर्व्ड साइड थी, यहाँ दो दो कर्व्ड साइड हैं, तो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम अब किसको बोले? इसको पोल बोलेंगे, इसको पोल बोले, तो हमने बोला कि भाई बीच वाले को ओरिजिन बोल दो, खत्म बात। और एक अंतर ये होता है कि उन्हें तुम्हें देख के ये लग रहा होगा सर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, और आप तो बताए थे कि ऑब्जेक्ट जहाँ होता है इमेज वहाँ बनती है तो वो रियल होती है, और दूसरी साइड में बनती है तो वर्चुअल होती है। लेकिन यहाँ तो दूसरी साइड बनना, ये तो रियल है। लेंस के केस में बस ये आप उल्टा होता है। लेंस के केस में अगर उल्टी साइड में अगर इमेज बनती है तो वो रियल होती है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी, वो यहाँ पे भी ट्रू है। बस यही एक अंतर था कि अगर दूसरी साइड में ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड में बनती इमेज तो वो रियल होती है, बस। और तो कुछ क्या ही अंतर है यहाँ पे। फिर वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में दो केस पड़े थे सिर्फ, इन्फिनिटी और अदर देन इन्फिनिटी। तो कॉन्केव लेंस में बिकॉज इट इज इक्वल टू कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे भी दो केस, इन्फिनिटी वाला और अदर देन इन्फिनिटी। वहाँ पे भी इमेज यहाँ एफ पे बन रही थी, यहाँ और यहाँ पे भी वही बन रही, और यहाँ वहाँ पे भी एफ और पी के बीच में, तो यहाँ एफ और ओ के बीच, वहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड थी, यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। कुछ अंतर नहीं है, नथिंग। क्लियर हो गया? अब यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं मायोपिया में। मायोपिया क्या होता है कल पढ़ेंगे, कल का लेक्चर छोटा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मायोपिया, ठीक है, आंखों में बीमारी डिफरेंट तरह की हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। और कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया, आई अगेन रिपीट, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, वहाँ मैं इसको क्लियरली बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके यूजेस जैसे मिरर के पढ़ें, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया उसको। ठीक है, एक सवाल कर दो और फिर तुम्हारी छुट्टी करवाते हैं, कर दो जल्दी से। कार्टेशियन सिस्टम सेम यूज होगा, लेकिन 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 लेंस फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया नहीं, छूट गया क्या? लिखा नहीं लगता यहाँ पे, एक सेकंड में देख लेता हूँ। आई थिंक लिखा नहीं है, चलो कोई नहीं, पहले लेंस फॉर्मूला समझ लो उसके बाद। सर इसमें F2F, हाँ देखो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिख के देखो, क्योंकि दोनों साइड होगा ना यहाँ पर फोकल, क्योंकि इस वाली साइड के लिए ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वाली साइड के लिए ये फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F लिख देते हैं, तो दोनों साइड आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो पहले आपको लेंस फार्मूला बता देते हैं। तब जैसे वहाँ पर हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, तो वैसे यहाँ लेंस फार्मूला है, बस एक छोटा सा अंतर है और बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बस यहाँ 1/v माइनस 1/u कर देना है आपको, खत्म बात, और कुछ नहीं। वहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, यहाँ v/u। तो वहाँ पे क्या था मिरर वाले में, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, वहाँ पे यहाँ नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव कर दिया। अब सवाल को करिए, बाकी सब चीज़ सेम है आपकी, कि u आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, वो सारी चीज़ें। भैया एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उसके बाद अब अलग अलग क्या ही पढ़ते हैं, पहले ही तुम्हें बताए थे।
रिवीजन वगैरह करना पड़ेगा, लेंस की क्षमता भी करेंगे। राकेश रुक जाओ। सर आज आप इतना हाफ क्यों रहे? हाँ अगर इसलिए रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें क्या बताया हम, तो फिर मौज लोगे मेरी। चलो छोड़ो, अब तुम तो आराम से बैठ के यार पढ़ते हो, हाँ हमें सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, सारी इंद्रियों को केंद्रित करना पड़ता है यहीं पे एक ही जगह। ये बात तो तुमने सही आइडेंटिफाई किया कि हाफ तो रहा हूँ मैं आज। पता नहीं, चलो खैर छोड़ो। कॉनकेव लेंस एज फोकल लेंथ, तो कॉनकेव लेंस है, पहले ही बताया था कॉनकेव गुफा में नेगेटिव होता है। तो 15 - 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस? एट वॉट डिस्टेंस शुड बी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें? ओके कहाँ पर रखें सो दैट इमेज बने 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज 10 सेंटीमीटर। अब 10 पॉजिटिव रखो कि नेगेटिव, बताओ कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बन नहीं थी, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन रही थी, यानी नेगेटिव ही रखेंगे इमेज को। कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से नेगेटिव ही रखेंगे। नेगेटिव किस लिए रखेंगे? क्योंकि वर्चुअल है। मिरर के केस में वर्चुअल का मतलब होता है कि मिरर के ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, लेकिन लेंस में उसी साइड मतलब नेगेटिव एक्सिस। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो -1/15 इज इक्वल टू माइनस का 1/10 इज माइनस 1/u। अब मैं क्या कर दूंगा, 1/u को उधर भेज दूंगा लेफ्ट में, इसको राइट में ले आऊंगा, इस तरह से हो जाएगा। इनके बीच में क्या एलसीएम आएगा 15 और 10 का? 30। u की वैल्यू कितनी आ गई? -30। और u की वैल्यू तो माइनस आनी ही थी, चाहे मिरर हो चाहे लेंस। u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव नहीं आ रही तो मतलब तुमने कुछ गलत कर दिया है, फिर से चेक करो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। v कितना है? -10। u कितना है? -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m इज इक्वल टू 1/3। यानी कि इमेज कैसी बन रही है? नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इरेक्ट मतलब वर्चुअल। और 1/3 यानी कि 1 से कम है। 1 से कम है मतलब डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, खत्म। बस एक और, बस थोड़ा सा समझ लो, बस 2 मिनट का है कि क्षमता क्या होती है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस होता है 1 फोकल लेंथ। जैसे फ्रीक्वेंसी कल पढ़ा था हम लोगों ने, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति 1 टाइम पीरियड होता है, तो वैसे ही है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ जल्दी से। वैसे ही पावर होता है 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और इसकी हो जाएगी मीटर इनवर्स। इसी को हम डायप्टर बोल देते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट टाइम की होती है सेकंड, तो होता है सेकंड इनवर्स, और उसी को हम हर्ट्ज बोल देते हैं। तो उसी तरह ही यहाँ पर मीटर इनवर्स, उसी को डायप्टर बोल देते हैं, जो कि एसआई यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की। क्लियर हो गया? अब इस पे बेस्ड ये आप एक क्वेश्चन कर दीजिए कि अगर हम इन सारे लेंसों को कंबाइन कर दें, एक कॉन्वेक्स लेंस है 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक कॉन्वेक्स लेंस है 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, तो मुझे बताओ व्हेन ऑल फोकल लेंथ इज एट व्हाट पावर डू वी गेट? तो क्या पावर का हमें लेंस मिलेगा? जैसे आप में से काफ़ी लोग स्पेक्स लगाते होंगे, पावर होगा। अब पावर अगर नेगेटिव में होगा तो मतलब कॉनकेव लेंस लगाते होंगे, और अगर आप पॉजिटिव में होगा तो कॉन्वेक्स। वैसे यूजुअली आप में से ज़्यादातर लोग कौन सा लगाते हो भाई, ये बताओ जल्दी से। कॉनकेव ही लगाते होगे ज़्यादातर लोग, है ना। बाकी तो मैं कल पढ़ाऊँगा कॉनकेव कौन लगाता है, कॉन्वेक्स कौन लगाता है, क्यों लगाता है, वो कल आपको समझ में आएगा। ऑडिबल रेंज बिल्कुल देखो, यादव का छोरा ने सही रिलेट किया है। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, 20 से हर्ट्ज से कम इंट्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा तो अल्ट्रासोनिक, है ना। चलो, तो लोगों ने आंसर दिया है, देखते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी भाई? कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर रखेंगे, कॉनकेव है तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव का 2 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी? 1/f यानी 1/5, 0.2 पॉजिटिव का,
ये नेगेटिव का 0.1 1 अपॉन फोकल लेंथ करेंगे और ये पॉजिटिव का 0.5, तो 0.7 माइनस 0.1, तो 0.6 पॉजिटिव का आ जाएगा। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये -3 कैसे निकाल दिया? भैया फोकल लेंथ नहीं पूछी थी। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, मीटर में होगा ना, यस। तो पहली बात तो आप में से कुछ लोगों ने फोकल लेंथ निकाल दी है, फोकल लेंथ नहीं पावर पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर 0.6 निकला। ये 0.6 क्या है? ये 0.6 वैसे तो अगर हम देखें सेंटीमीटर पे निकला है, लेकिन डायोप्टर हमें चाहिए, पावर तो डायोप्टर में होता है ना। तो अगर हम डायोप्टर में बोलेंगे इसको, तो हमें क्या करना होगा? हमें 100 से इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो वो आप अभी हो रही क्यों? हाँ तो बोल दो, शुरू कर दे। हाँ बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पे सही आंसर आएगा 0.006, ये आंसर आएगा डायोप्टर में। आप लोगों ने शायद क्या किया, 5 2 7 करके और इसको घटा दिया, 7 - 10 -3 कर दिया, ठीक है। ये आपका गलत होगा। यहाँ पर पावर पूछी है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो मैंने पहले सबकी इंडिविजुअल पावर निकाली, वो आ गया। तो क्योंकि सेंटीमीटर में आया था, मुझे अगर पावर डायोप्टर में रिप्रेजेंट करना है तो डायोप्टर होता है मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस वजह से 100 से इसमें डिवाइड किया मैंने। क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया। अब डिफ्रैक्शन, एक लाइन का है डिफ्रैक्शन, ध्यान रखना। डिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर लाइट जो है, लाइट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पर भी जब मैं आपको रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था, तो लाइट क्या होती है? लाइट हमेशा सीधा जाती है, अगर मीडियम चेंज ना होता तो सीधा जाती। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा, ध्यान रखना, लाइट हैज़ रेक्टिलीनियर मोशन, या लाइट शोज रेक्टिलीनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन का मतलब होता है मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमेशा लाइट मूव करती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर थी चीज़? When will I get podcast? IIT में भी क्वेश्चन इसी क्लास से आप चलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को कि नहीं? क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो मैं इसको एक बार फिर से आपको बता ही देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, आई थिंक कुछ लोग बोल रहे हैं कि -3 इस तरह से आ रहा है। तो या तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले आई थिंक मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.05 मीटर, यह आ जाएगा 0.1 मीटर, और यह आ जाएगा ठीक 0.02 मीटर। तो ये पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव हमेशा नेगेटिव होता है। ये क्या निकाल ली हमने? फोकल लेंथ। अब अगर हम पावर निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा? या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लें, देन 1 अपॉन फोकल लेंथ कर देंगे, बजाय कि सिंगल 1 अपॉन करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो 0.07 आएगा, ठीक है। 0.07 क्या मीटर में ही हमने सबको वो कर लिया है, ठीक है। सेंटीमीटर में नहीं रखना है, क्योंकि पावर अगर निकालना है डायोप्टर में तो मीटर में ही रखना होगा। देन यहाँ पर आएगा 0.01, ठीक है। कितना आ गया? 0.06। ये क्या आया? ये आया आपका फोकल लेंथ, ये आया आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव में, ठीक है। और पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि 1 अपॉन 0.06। तो इससे तो आंसर कुछ दूसरा आ रहा है। 50/3 पावर, यहाँ पर 50/3 डायोप्टर ही आंसर आएगा, बिकॉज पहले तो हमें फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.05 मीटर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ऐसे किया है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ 0.1 मीटर, यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ 0.02 मीटर, ठीक है।
तो जब इन सबको ऐड किया तो 0.05, 0.02, 0.07 हो जाएगा आपका, और देन नेगेटिव इसमें घटाएंगे तो 0.06 पॉजिटिव में आएगा आपका। देन 1 फोकल लेंथ करेंगे तो यहाँ पर जोर जोर की आवाज़ें आ रही होंगी, तो ठीक है थोड़ा सा उसको इग्नोर करेंगे। 1/f करेंगे, ठीक है 0.06। तो आपका ये डायप्टर में आंसर जब निकालना होगा तो 50/3 डायप्टर निकल के आएगा। अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 16 पॉइंट कुछ समथिंग निकल के आएगा इसमें, ठीक है। तो 50/3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है 50/3, 60 डायप्टर नहीं। अरे यार काफ़ी जोर का नॉइज़ आ रहा होगा नहीं? अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये डिस्टरबेंस के चक्कर में 0.05, 0.1 और 0.02, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 0.07, इसको घटाएंगे, ठीक है तो 0.1 होगा यहाँ पे, ठीक है तो 0.10। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आई थिंक 0.03, ठीक है 0.03 मीटर। एक सेकंड रुको यार, डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा चलो यार, आई थिंक वॉइस तो रुकेगी नहीं। आई थिंक लेक्चर ख़त्म हो गया लेक्चर भी, ठीक है चलो तो ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैसे मुझे आपको करवाना था तो वो मैं आपको दे देता हूँ और फिर जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो एक क्वेश्चन ज़रा करिएगा, थोड़ा सा मैं गेन को कम करता हूँ, रुको एक सेकेंड। अभी आई थिंक थोड़ा आपको मेरी वॉइस कम आएगी लेकिन बैकग्राउंड भी थोड़ा कम आएगा, ठीक है चलो। तो क्वेश्चन करना ज़रा कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है उसमें ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 मीटर्स पे, ठीक है 10 मीटर्स पे ऑब्जेक्ट है और उसकी फोकल लेंथ है फोकल लेंथ आप मान लो 5 मीटर है, ठीक है तो और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाइट ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है चलो। इस क्वेश्चन ये वाला हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ था, इसको कर ही लेते हैं यार एक बार ख़त्म पूरा, थोड़ा सा ठीक है सिंपल सब कर ही लेते हैं, ठीक है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, ठीक है इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ f कॉन्वेक्स का 5 पॉजिटिव में, कॉनकेव का नेगेटिव में आएगा और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे
100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा। 20, 10, 50, 50 2 70 और 70 माइनस 10 60, ठीक है। तो इसका 60 डायोप्टर आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट -10 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव का 5 मीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर है। तो सिंपल मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो पहले तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फॉर्मूला। 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है, -1/10। तो 1/5 प्लस 1/10 ये 1/v दे देगा आपका 10, 2 और 1, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10/3, राइट। तो v की वैल्यू ये आ गई आपकी। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u, लेकिन माइनस में, तो -10/3। और u कितना था आपका, u था आपका 10, ठीक है, 10 था, तो 10 यहाँ पे रख दिया आपका। तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी मैग्नीफिकेशन है -1/3। माइनस का मतलब ये है कि जो आपकी इमेज है, ओके, ये आई थिंक क्वेश्चन फॉर्मुलेशन में गलती इसलिए हो गई क्योंकि एक सेकंड गलती कुछ नहीं हुई। ऑब्जेक्ट हमने नेगेटिव में नहीं रखा, क्योंकि पॉजिटिव में आना चाहिए था ना, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी, यानी मैग्नीफिकेशन आपका जो आना चाहिए वो पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर u को हमें नेगेटिव रखना था। u को जब नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड v पॉजिटिव आया था, इसका मतलब क्या था, v पॉजिटिव आया था, इसका मतलब था कि ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में आपकी इमेज बनी, मतलब कि वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। तो वो तो हमारा पॉजिटिव आ ही गया था। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1/3। 1/3 का मतलब ये है कि जो हमारी इमेज है वो 1/3 साइज़ की है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर का है तो जो हमारा इमेज होगा दैट वुड बी 2/3, ठीक है। बिकॉज अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आप देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1/3। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो 2/3 मीटर्स निकल के आएगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस यार अभी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस या तो हम लोग अलग से क्लास रख लेंगे एप्लीकेशन पे, और बाकी तो आपको मिल ही जाते हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, दम डम की आवाज़ आ रही है यार, तभी मैंने बोला था क्लास 9:30 पे करते हैं। खैर कोई नहीं, आखिरी में ही हुआ है डम डम, पूरी क्लास तो सही हुई है। सर PYQ सीरीज बैच 5 कब स्टार्ट होगा? जल्दी स्टार्ट होगा। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल। ह्यूमन आई एंड विजन चैप्टर करेंगे हम लोग।